सिंह। हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में एक ऐसी मेहमान जुड़ रही हैं जिनको उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, जिनकी पार्टी को किंग मेकर भी कहा जा रहा है और लेट कमर भी कहा जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे साथ हैं। आज तक पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी ठीक 2 महीने बाद मार्च 10 को नतीजे अनाउंस होंगे जी। कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या वाकई में गेम चेंजर है? देखिए, गेम चेंजर है कि नहीं ये तो नतीजे ही साबित करेंगे, लेकिन प्रयास क्या है? हमारा प्रयास ये है कि जो असली मुद्दे हैं चुनाव के, जो विकास के मुद्दे हैं, जो इश्यूज पिछले 2-2.5 सालों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य इश्यूज हैं, वो आगे आए और उन पर जवाब हो, उन पर आगे ये जनता को हम बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम बेरोजगारी के लिए क्या करना चाहते हैं, हम जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। इन सब मुद्दों पे हमारे व्यू में इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और हमने ये प्रयास किया है कि यही मुद्दे सामने आए। क्योंकि प्रियंका, आपको महासचिव बना गया पार्टी का, 2019 के चुनाव हुए, अब 2022 में हम लोग आ गए। कहा जा रहा है प्रियंका की एंट्री लेट हुई, 2022 की तैयारी नहीं करी प्रियंका, दरअसल 2024 की तैयारी हो रही है या शायद 27 की। अब ये जो प्रियंका की एंट्री का सवाल है, ये मैं जब से मैं मेरे ख्याल से 16 साल की थी तब से मैं सुन रही थी कि या तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए, फिर जब आए तो लेट आए, तो ऐसे आए वैसे आए। देखिए, जो होता है सो होता है और जब होता है, जब होना होता है तब होता है। 2019 में मुझे जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि चुनाव के एकदम पहले था, तो हाँ उस लिहाज से कह सकते हैं कि थोड़ा लेट था ही, क्योंकि एकदम जैसे ही चुनाव सर पर आ चुका था उस टाइम मेरी एंट्री हुई। लेकिन चुनाव के बाद से हमने क्या काम किया है, तो चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, हम यूपी जब गए हमें पता चला कि हमारा संगठन कितना कमजोर है यूपी में। 30 साल से हमारी पार्टी सत्ता में नहीं रही थी, कई बार अलायंसेस किए थे, इसीलिए जैसे पिछले चुनाव में 200-300 सीटों पे तो हमने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो जब चुनाव लड़ेंगे ही नहीं तो पार्टी संगठन मजबूत नहीं हो सकता, उस जगह संगठन दुर्बल होगा ही। तो हमें एक ऐसी चीज, ऐसी परिस्थिति दिखी जहाँ पे हमें लगा कि सबसे पहले हमें अपने संगठन पे काम करना है। तो ये सवाल उठता था कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि आपने देखा नहीं कि हम क्या काम कर रहे थे। हमने एक टीम मीटिंग की, हमने कहा हम सर झुकाकर 1.5 साल के लिए सिर्फ अपने संगठन को बनाने का काम करेंगे। उसमें हमने क्या प्रयास किया कि गांव-गांव तक हमारा संगठन हो। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी यूपी में, तो स्थिति ये थी कि कई जिलों में ही संगठन नहीं था, ब्लॉकों में संगठन नहीं था, जो था वो निष्क्रिय था। अब हमने एक नई ऊर्जा से संगठन बनाने की कोशिश की है। हमारे ब्लॉकों में भी, गांवों में भी, न्याय पंचायत तक सिर्फ संगठन नहीं लेकिन प्रशिक्षण के शिविर भी हमने कराए हैं। कल परसों हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं बता रही थी कि 86,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को हमने ट्रेन किया है और हमारे पास अब लाखों कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव में मौजूद हैं। इसका आपने सबूत भी देखा जब बनारस और गोरखपुर की रैलियां हुई, तो हमने मोबिलाइजेशन का तरीका भी बदला। पर अक्सर ये कहा जाता है कि गांधी जो है क्राउड पुलर्स होते हैं जी, वोट नहीं पड़ता है, मतलब क्योंकि हम लोग बात चुनाव की कर रहे हैं, नतीजों की कर रहे हैं, तो क्या वो रिवाइवल जो कांग्रेस का आप सोच रही हैं वो रिवाइवल हो पाएगा नतीजों में नजर आएगा? हमारी सोच यही थी कि अक्सर ये कहा जाता था, तो ये तो ऑब्वियसली हमें भी कहा जाता है, तो हम भी देखते हैं कि स्थिति क्या है। लोग आते हैं, सुनते हैं, वोट क्यों नहीं पड़ रहा है। इसमें एक बहुत मुख्य सवाल ये था कि जब संगठन ही नहीं है जमीन पे तो वोट कैसे पड़ेगा। इसीलिए 2 सालों के लिए हमने अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस संगठन को बनाने में डाला। क्या तो काफी है 2 साल? कहते 2 साल काफी है? देखिए, ये तो एक लंबा दौर है। 2 साल में ये नहीं है कि दुनिया भर का परिवर्तन होगा। 2 साल में शुरुआत जरूर होगी, परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने कहा, आज अगर हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का प्रोग्राम हमने इसकी घोषणा कर ली। एक जमाना था जब हम इस तरह की प्रोग्राम की अगर घोषणा करते तो वो उसी अपने जो कांग्रेस के लोगों हैं उनमें ही ये सीमित रहता, और अगर हम कोई कार्यक्रम देते तो एक कर्मकांड जैसा हो जाता। हमारी डिस्ट्रिक्ट, जिले में या ब्लॉक में जो भी है वो अपना थोड़ा बहुत करके वहीं पे
वहीं तक सीमित था। आज ये जो है हमारा कैंपेन है, घर घर तक जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि हमारी जमीन पे हमने जो संगठन बनाया वो उसको ले जा रहा है। एक डोर टू डोर कैंपेन है, सोशल मीडिया पे कैंपेन है, मैराथन्स हुई थी, संवाद हो रहे हैं, और ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा संगठन अब एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ है। पर कहते हैं कि मतलब आप कह रही हैं कि लॉन्ग रन का खेल है। जो विपक्षी दल है वो कहते हैं कि कांग्रेस, आप कहते हैं कि गेम चेंजर होगी, कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी। पर बाकी दल कहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ही कहते हैं 0-0-0-0 शून्य होगा कांग्रेस का। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है, भाजपा की का एक बड़ा संगठन है, समाजवादी का बड़ा संगठन है, बसपा का एक बड़ा संगठन है, और अब हमने अपना संगठन भी बनाया है। ये जाहिर है कि जहां हम हैं वहां से हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पिछले 2.5 सालों को देखें तो कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने संघर्ष नहीं किया है, कांग्रेस ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। जहां अखिलेश जी अपने घर पे बैठे रहे, बाहर निकले नहीं, मायावती जी बाहर नहीं निकली। अगर अखिलेश जी की एक्टिविटीज हम देखें, वो पिछले 2-3 महीनों से शुरुआत हुई है उनकी। जब कोविड हुआ बाहर नहीं आए, जब तमाम इश्यूज उठे, उन्नाव में जो अत्याचार हुआ था, उसके बाद जो सोनभद्र में जो हुआ, ये सब इश्यूज कांग्रेस पार्टी ने उठाए। जहां जहां भी समस्या उठी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, वहां पे कांग्रेस पहले पहुंची, कांग्रेस का संगठन मौजूद रहा और हम सड़क पे आए। इसका अगर आप देखें तो हमारी शायद एकमात्र पार्टी है पूरे यूपी में जिसमें 18,700 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जेल में रहे पिछले 1.5 साल में। 3 दिन से 3 महीने तक जेल में रहे। इसमें मैं भी हिरासत में रही हूँ कई बार। तो मुद्दे हम उठा रहे हैं, इश्यूज के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। मैं जब जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, मैं क्या कहती हूँ? मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आप अगर नेता हैं, मौसमी आप नेता हो, आपको मालूम है कि आप चुनाव लड़ेंगी, जीत जाएंगी। 5 साल बाद आपको मालूम है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आपको वोट मिलना ही मिलना है। ठीक है, मान लो आपको एक मोहल्ले से वोट मिल रहा है और आपको मालूम है कि इस मोहल्ले में मुझे इस आधार पे वोट मिलेगा कि किसी धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे। आप काम क्यों करेंगी? काम क्यों करेंगी? उस मोहल्ले में क्या आप सड़कें बनवाएंगी, आप पानी दिलवाएंगी, आप बिजली दिलवाएंगी, आप समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगी? जब कोई आपत्ति आएगी तो आप क्या उस जनता के पास जाएंगी? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अंत में मुझे धर्म का मुद्दा उठाना है, जाति का मुद्दा उठाना है, सांप्रदायिकता करानी है या जातिवाद कराना है, और उसके आधार पे मुझे वोट मिलेगा। तो मैं सिंपली ये बात कह रही हूँ कि थोड़ा बदलाव आना चाहिए राजनीति में। क्या बदलाव आना चाहिए? कि सबसे पहले आप नेता को जवाबदेह बनाओ, ताकि उस नेता को ये एहसास हो कि 5 साल बाद ये सब, इन चीजों की अपनी जगह है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, इन चीजों की अपनी जगह है, लेकिन हमारी विकास की बात, हमारे भविष्य की बात, हमारे बच्चों की परवरिश की बात, हमारी शिक्षा, हमारी सेहत की बात करिए। नहीं, पर बाकी पार्टियां भी कहते हैं हम भी ये बात कर रहे हैं, हम अपनी वो अपनी तरीके से वो बात कहती हैं। ये कहा जा रहा है कि आप भीड़ इसलिए आ रही है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कैंपेन की आप बात कर रही हैं, तो आप भी तो वही बात कर रही हैं। आप कह रहे हैं सिलेंडर की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, तो क्या स्कूटी की राजनीति से भी तो ऊपर उठना चाहिए? कहा जा रहा है कि स्कूटी के लिए लड़कियां आ रही हैं, स्कूटी लेने के लिए और स्मार्टफोन लेने अच्छा, के लिए। देखिए, जब से मैंने महिलाओं की बात की है, आपकी राजनीति कैसे फर्क है? मैं बता रही हूँ जी। जब से मैंने महिलाओं का मुद्दा उठाया है, तब से अखिलेश जी ने महिलाओं के लिए घोषणा की है। मोदी जी ने शायद अपने राजनीतिक करियर में पहली बार एक महिला का सम्मेलन किया। आप मुझे आज सुबह बता रही थी कि बसपा एक महिला सम्मेलन करने जा रही है। आरएलडी ने महिला के लिए घोषणा किया कि भाजपा ने ये घोषणा कर दी कि कुछ शायद तोहफे दे रहे हैं, मोबाइल फोन दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है? मैंने कहा है, देखिए महिलाएं, आप इस देश की 50% आबादी हैं, आपका हक है, आपको हक वो कौन आ रहा है? जी, हाँ, माफ करिए जी।
आपका हक आपको संविधान ने दिया है, जी। तो आप एक ऐसा माहौल बनाइए जिसके जरिए आपको नकारा नहीं जा सकता। पर भाजपा का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, महिलाएं वोट करती आई है भाजपा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र आपको मोदी। इंटरप्ट करूंगी जी। भाजपा की एटीट्यूड देखिए। भाजपा का महिलाओं के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है कि आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, यही है ना फ्लैगशिप प्रोग्राम। दूसरा था टॉयलेट्स मिल रहे हैं आपको, महिला सम्मान सुरक्षा को लेकिन सम्मान सुरक्षा के लिए किया क्या है आपने? यूपी में किया क्या है? रोज रोज बलात्कार हो रहे हैं। जब भी मैं उन पीड़िताओं के घर जाती हूँ तो क्या बताया जाता है मुझे? दोषी उनको ठहराया जा रहा है, एफआईआर जिसने अपराध किया उस पर नहीं हो रहा है, लेकिन परिवार पर एफआईआर हो रहे हैं। प्रशासन और पुलिस उनको मदद नहीं कर रहा है। तो क्या किया है आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए? अगर मुझसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स मिलती हैं और मुझे कहती हैं कि हम अपने आप को यहाँ से वहां तक जाने के लिए हम सुरक्षित नहीं महसूस करते अपने आप को, तो क्या किया आपने महिला सुरक्षा के लिए? तो मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ अपना पॉइंट। मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को ये जो है ना गैस सिलेंडर का एक, ठीक है आपने गैस सिलेंडर दे दिया, आपकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती है। मैं कह रही हूँ आपकी जिम्मेदारी ये है आप महिलाओं को सशक्त करो। सशक्त कैसे होंगी? अपने पैरों पे खड़ी कैसे होंगी? अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो आपकी क्या उनके लिए क्या सुविधा है? अगर उनके लिए रोजगार है, क्या सुविधा है आपके लिए? शिक्षा के लिए क्या सुविधा है? आज ये स्थिति क्यों है कि हर यूनिवर्सिटी में अलग रूल्स बॉयज के लिए, अलग रूल्स गर्ल्स के लिए, क्यों है ये? तो आप क्यों है? मैं कह रही हूँ कि महिला आधी आबादी है, महिला का हक है, राजनीति में उसकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। और मैं महिलाओं को खास तौर से ये कह रही हूँ कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है कि हम बदलाव लाएं। तो प्रियंका, दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी फिर ये क्यों नहीं लागू करती? देखिए मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ। मतलब आप सिलेक्टिव एक राज्य में करती हैं, कहा जाता है कि आपको सूट करता है, बाकी प्रियंका इतना तो पुश कर सकती है अपनी पार्टी को। क्या आप ये कमिट करेंगी? मैं कह रही हूँ क्या ये आप कमिट करेंगी कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यही चीज लागू करेगी? मैं ये कमिट जरूर कर सकती हूँ कि ये लड़ाई मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने अगर 40% आज कहा है, मेरा प्रयास रहेगा कि 2024 के चुनाव में जहां मैं प्रभारी हूं उत्तर प्रदेश में, वहां कम से कम 50% हो। और मैं अपनी पार्टी में पूरा अपना जोर लगाऊंगी कि मेरे पार्टी के जितने भी साथी हैं और पदाधिकारी हैं वो भी समझें कि ये पार्टी के अध्यक्ष भी महिला हैं। हाँ, आप भी महिला हैं। तो कांग्रेस अब मैं बताती हूँ, तो कांग्रेस पार्टी ने मिलेगा आरक्षण की नहीं? अब आप बताइए। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री, आपको इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी की थी जी। सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी की। प्रतिभा पाटिल जी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस की अध्यक्षा 20 सालों के लिए सोनिया गांधी, वो भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। मैं आगे की बात कर रही हूँ। तो भागीदारी हमारी पार्टी में रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाया है। मेरी आशा है कि ये पूरी तरह से हमारी पार्टी में भी लागू हो और देश भर में लागू हो। बात महिलाओं की छिड़ गई है तो मैं ये बोलती हूँ बसपा प्रमुख भी महिला है। बिल्कुल। और एक बहुत ही ज्यादा वो पूर्व मुख्यमंत्री और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो कांग्रेस पार्टी की देख रही है क्या कि पोस्ट पोल कुछ अलायंस की बात, जिस तरह से गठबंधन, ऐसी चर्चा जोरों पर है कि महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार की तरह ही कुछ गठबंधन पोस्ट पोल किया जाए? चुनाव के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। आप उसके लिए मैंने कई बार पहले भी बोला था कि 3-4 महीने पहले मुझे पूछा गया था, मैंने कहा था कि मैं ओपन हूँ। अब ये हम सब ने निर्णय लिया है कि हम सब अपने दम पे लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने दम पे लड़ रही है। बाद में देखा जाएगा। थी उनसे अभी रिसेंटली? जी, उनकी माता जी का जब देहांत हुआ था तब मैं वहाँ पे गई थी। उनसे फोन पे भी मैंने 3-4 बार बात की है। ब्राह्मण कार्ड लगातार खेला जा रहा है। कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक होता था और अब सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दिए, पर सपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों के लिए कमेटी बनाई गई है भाजपा द्वारा। चुनाव के समय तरह तरह के सम्मेलन किए जाते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन इन 5 सालों में ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, ये सवाल उठाइए। क्योंकि देखिए चुनाव के समय जो भी घोषणा होती है, जो हर पार्टी करती है, कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आप किन चीजों के लिए लड़े हैं, आपने किसकी सुरक्षा की है, आपने किसको आगे बढ़ाया है, किसको नहीं बढ़ाया है। आपने देखा है कि दलितों के साथ कितना अत्याचार है,
यूपी में। अब अगर कल आकर कोई बड़ी घोषणा हो जाए कि हम एक कमीशन बना रहे हैं इसके लिए, तो मानेगा कैसे इंसान? जो वो कहेगा रोज रोज तो मेरा अत्याचार हो रहा है। तो जब पिछले 5 सालों में इतना अत्याचार हुआ है, पूरे प्रदेश ने देखा है, तो उसके बाद अगर आप घोषणा करेंगे कि आप कमीशन कर रहे हैं या तो फिर मतलब जनता तो बेवकूफ तो है नहीं, जनता में सबसे ज्यादा विवेक होता है। आपने कहा कि ब्राह्मणों की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, आपको लग रहा है कि टारगेट किया गया उनको पिछले 5 साल से? जब से मैं काम कर रही हूँ मैंने काफी ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पर ब्राह्मणों पर अत्याचार भी हुआ है और कुछ हद तक टारगेट भी किया गया है, देखे हैं मैंने। और सबसे ज्यादा ब्राह्मण नेता आपकी पार्टी को छोड़ के गए। जितिन प्रसाद, ललितेश त्रिपाठी और दर्जन भर और नेता कांग्रेस के छोड़ के चले गए। प्रियंका गांधी महासचिव थी, उनको रोक नहीं पाए। मेरा काम किसी को पुराने रोकना नहीं है। पारंपरिक पार्टी के थे। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने एक भी बार किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो बुजदिलों का संघर्ष नहीं है, कायरों का संघर्ष नहीं है। वो एक ऐसा संघर्ष में है, अगर आपका दिल है, मन है और आप में साहस है तब करिए, नहीं है तो खुशी से जाइए। तो एक्चुअली आपके लिए कांग्रेस पार्टी में आज जगह नहीं है, क्योंकि जहां आज हम खड़े हैं पूरे मन से लड़ना पड़ेगा। आधा मन है तो कोई बात नहीं। और मैं आपको स्पष्ट करके कह रही हूँ, मैंने रोकने का प्रयास ही नहीं किया। उनको पार्टी में भविष्य नहीं दिख रहा था। जितिन प्रसाद कहते हैं कि मंत्री बन गए वहां पे, वो ब्राह्मण चेहरा बन गए भाजपा का। देखिए, एक तो मेरे साथ पूरी तरह से संपर्क रहता था, तो ये इन कई लोगों के बयान आए कि बात नहीं कर सकते थे, ये तो बिल्कुल सच नहीं है। आप अभी व्हाट्सएप पूछ रही थी, मेरा व्हाट्सएप मेरे जिलाध्यक्षों, मेरे ब्लॉक अध्यक्षों तक के पास है। और ये नहीं है कि मुझे कोई फोन नहीं करता, बात नहीं करता, सबका संपर्क रहता है। सब हमेशा व्हाट्सएप पे, फोन पे जुड़ते हैं, मिलते रहते हैं और सबको जितना मौका हम दे सकते हैं हम देते हैं। तो अगर कोई नाखुश है या संतुष्ट नहीं है तो वो तो उनके मन की बात है। जैसे मैंने कहा, ये एक बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है, जो आज हमारी पार्टी की विचारधारा छोड़कर भाजपा आरएसएस की विचारधारा को अपना सकता है, उसकी जगह नहीं है हमारी पार्टी में। क्योंकि जो हम जिस तरह से हमारा संघर्ष है और जो हमारी लड़ाई है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप घबराएंगे कि आप एमपी नहीं हैं, आपको घर से निकाल दिया गया है, आपको घर नहीं मिल रहा है सरकारी, कहाँ रहेंगे, ये सब आपके कंसर्न्स हैं, तो आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। कौन घबरा रहा था? कोई लोग थे। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ प्रियंका, देखिए क्योंकि बात हो रही है प्रियंका की, और प्रियंका असम में भी कभी प्रचार के लिए जाती हैं, गोवा भी जाती हैं, प्रियंका राजस्थान में भी बात करती हैं, पंजाब में भी बात करती हैं, पंजाब का भी जिक्र करेंगे। तो लगातार पीएम सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा मसला बना। पंजाब प्रधानमंत्री गए और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोला कि मैंने प्रियंका जी को से बात की थी, उनको ब्रीफ किया था। भाजपा ये सवाल खड़ा कर रही है कि इन व्हाट कैपेसिटी, क्या प्रियंका कोई संवैधानिक पद पे है, पार्टी की अध्यक्ष है, क्या उन्होंने, संबित पात्रा ने ये बोला भी कि काम हो गया सी। देखिए उनका काम हो गया, तुमने काम कर दिया कि नहीं, इसके लिए ये बोला। अगर मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन किया होता कि प्रियंका जी मैं आपको ब्रीफ करने के लिए फोन कर रहा हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही होती, क्योंकि मेरी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। सच्चाई ये है कि मैंने जब टीवी पे देखा कि ऐसे हो रहा है, मुझे चिंता हुई और मैंने प्रधानमंत्री की चिंता हुई कि उनकी सुरक्षा में कोई हमारी सरकार की तरफ से कोई चूक तो नहीं हुई। तो एक साथी होने की हैसियत से, एक कॉलीग होने की हैसियत से मैं चन्नी जी से कई बार बात करती हूँ, जैसे मैं हर अपने दूसरे कॉलीग से बात करती हूँ। तो मैंने फोन उठाया, उनको फोन किया कि चन्नी जी सब कुछ ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ सब सुरक्षित है, प्रधानमंत्री जी ठीक है कि नहीं है। ये बात हुई। उस समय उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि नहीं ऐसा हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने रिपोर्ट नहीं मांगी? नहीं, मैं कैसे मांग सकती हूँ रिपोर्ट चन्नी जी से, तो ये तो एकदम फिजूल की बात है। नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को आदत है संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाने की। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश में उनका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है
और हर एक देशवासी के लिए ये सर्वोपरि है कि वो सुरक्षित रहें। इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के हैं, समाजवादी के हैं, सब हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये सर्वोपरि है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इसका राजनीतिकरण बिल्कुल किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। आपकी भी तो पार्टी अगर से नहीं होना चाहिए, किसी से भी नहीं होना चाहिए, और ना मेरी पार्टी कर रही है। मेरी पार्टी ने क्या कहा है? मेरी पार्टी ने सिंपली ये कहा है कि आप पंजाब में सुरक्षित हैं, पंजाब के लोगों पर भरोसा रखिए, और उनको भी नहीं राजनीति करनी चाहिए भाजपा को, और ना हमें करनी चाहिए। ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। कुछ नेताओं ने ऐसा ट्वीट किया, हाउस द जोश मोदी जी, आप ही के नेताओं ने इस मैंने तरह वो की देखा, और उन्होंने शायद स्पष्ट भी किया है कि इस न्यूज के आने से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था। इस न्यूज के बारे में नहीं ऐसी ट्वीट किया था। कोई नहीं करेगा इस चीज को, कोई ऐसे नॉन सीरियसली लाइट हार्टेडली नहीं ले सकता। और मैं देखिए, मेरे परिवार में हमने देखा है कि सुरक्षा के साथ राजनीतिकरण होता है तो क्या होता है, हमने देखा है। हम ये किसी पे भी हम इस तरह का विश नहीं कर सकते। क्योंकि प्रधानमंत्री ने को अगर इस तरह का बताया गया कि इस तरह का बयान दिया कि सीएम को थैंक यू कहना, मैं सुरक्षित वापस आ सका, जैसे मैंने कहा मैं इस मुद्दे पे राजनीतिकरण इसका नहीं करना चाहती हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, पूरे देश के लिए अच्छा है। आपने पर्सनली भी मतलब काफी लॉस देखा है जी, अपने फादर और अपनी दादी जी को खोया है, तो जी। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी अभी संज्ञान ले रहा है? तो ये एक ऐसा मसला है जिसपे बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जा सकती, और क्योंकि राज्य सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। देखिए, एसपी जी ने नॉट अ बनाना रिपब्लिक। नहीं, देखिए, डिटेल्स में मैं नहीं घुसना चाहती, क्योंकि हमारी सरकार ने साफ बयान दे दिया है कि उनकी तरफ से उनका जो पक्ष है उन्होंने रख लिया है पब्लिक के सामने भी। जैसे आपने कहा, उच्च न्यायालय ने एक जांच को भी ऑर्डर की है, तो जांच होने दीजिएगा, उसमें आ जाएगी सच्चाई, बाहर आ जाएगी। जी। योगी आदित्यनाथ लगातार राहुल गांधी पे भी टिप्पणी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी ही नहीं सीरियसली लेती है। कभी अमेठी की बुराई करते हैं, तो केरला योगी जी क्यों सीरियसली ले रहे हैं इतना? अगर राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली नहीं लेता तो भाजपा रोज रोज उन पे टिप्पणी क्यों करती है? वो कह रहे अगर उनका कोई वजूद ही नहीं है या वो अनइम्पोर्टेंट है, उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, तो सबसे सीरियसली तो आप ले रहे हैं। रोज रोज आप उनकी आलोचना करते हैं, रोज रोज आप उनका कुछ ना कुछ कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर नॉन सीरियस है वो और वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं? आपके लिए क्यों? राहुल एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, इस तरह की बात उन्होंने। देखिए, ये इनकी प्रोपेगेंडा है कि ये सिर्फ राहुल जी नहीं, मेरे बारे में भी ये कहते हैं कि टूरिस्ट हैं, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, ये हैं वो हैं। देखिए, हम दिखावा नहीं करते, हम सीरियस हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, मैं यूपी में ही ज़्यादातर रहती हूँ। आप सब जानते हैं कि बहुत हमने संघर्ष भी किया है, जैसे मैंने कहा, अपना संगठन भी बनाया, लोगों के मुद्दे उठाए हैं, और लगातार मेरे भाई भी 15 सालों से कर रहे हैं। अब इनकी प्रोपेगेंडा ये है कि ये दिखाएं कि हम बहुत हल्के हैं, हम सीरियस नहीं हैं, तो ये इनकी प्रोपेगेंडा है। अब आप लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाइएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बहुत सीरियस हैं। और सच्चाई ये है कि मैं आपको बताती हूँ, कल रात को कितने बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई थी? शायद 3:30 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई। पूरे दिन हम 3:30-4 बजे सुबह तक हम काम करते हैं, सुबह उठ के 7:30-8 बजे शुरू करते हैं। तो अब इससे ज्यादा सीरियस क्या है? आपने सोशल मीडिया के भी मतलब लगातार मीटिंग्स हो रही है, क्योंकि अब कैंपेन डिजिटल होने वाली है। बड़ा इंटरेस्टिंग, पहली बार मेरे ख्याल से एक चुनाव में एकदम वर्चुअल और सोशल मीडिया के द्वारा कैंपेन होगा, तो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से सारी पार्टियां इस पे रिएक्ट करती हैं और किस तरह से प्रचार होगा। आपने नेताओं को भी थोड़ा सा कसा है कि भाई ट्वीट नहीं होते, रीट्वीट भी नहीं होते हैं थोड़ा, क्योंकि एक मेंटली अगर आप रैलियां रोड शोज नहीं कर रहे हैं तो मीटिंग में भी आपने कहा, राहुल गांधी के भी ऐसा देखा गया कि राहुल गांधी के भी रीट्वीट नहीं होते, इस तरह की मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा ये जी। मीटिंग में किसी और ने ये मुद्दा उठाया। देखिए, जो वर्चुअल कैंपेन है, सोशल मीडिया की कैंपेन है, ये ट्वीट तक सीमित नहीं है। इसमें जैसे हमारी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कैंपेन है, काफी हद तक हम सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे गाना भी है,
कॉम्पिटिशन्स भी हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो एक पूरा एक होलिस्टिक चीज़ होती है। ट्वीट्स वगैरह तो बहुत छोटी हैं। हाँ, हमारी पार्टी में हमें थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा और मैं सोचती हूँ कि जोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये नए माध्यम है, नौजवान ज़्यादा इनसे जुड़े हुए माध्यम है। तो चुनाव प्रयास आयोग तो की करना पड़ेगा। जी, चुनाव आयोग की पाबंदी से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप लोग ने पहले ही ये कॉल लिया था कि 15 तक हम कैंपेन जो है एक्चुअली जो मैराथन्स नहीं दौड़ेंगे। पिछली जी। बार जो हुआ, सेकंड वेव में जो हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। जब हम जा रहे थे, इतनी बड़ी रैलियां हो रही थी और हम रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब जो सत्ता में पार्टी है और जो आयोग की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है तो सब कर रहे हैं, तो फिर हम ना करें, फिर ऐसा लगे कि हम बैठ गए हैं। तो इस बार मैंने अपने साथियों से बात की और मैंने कहा देखो कि जो भी है, जो सेकंड वेव में हुआ वो एकदम गलत था, क्योंकि हम सब ने एक तरह से उन सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लिया जी। और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले, मैं नहीं करना चाहती। तो जब हमने देखा कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमने एकदम से अपने मैराथन भी बंद किए और हमने कहा कि हम कम से कम 15 जनवरी तक छोटी, ये नामुमकिन नहीं है कि प्रचार बगैर बड़ी रैलियों का और बड़े ऐसे इवेंट्स का किया जा सकता है। मेरे ख्याल से पूरी तरह से आज के दिन में मुमकिन है, क्योंकि जैसे हमने कहा सोशल मीडिया के जरिए, तो आई थिंक अच्छा रहेगा कि हम इसको ट्राई करेंगे। क्योंकि अखिलेश ने वहाँ पे बोला कि चुनाव आयोग पैसा दे डिजिटल कैंपेन्स के लिए, बीजेपी की जितनी मशीनरी है ग्राउंड पे वो हम लोग की नहीं है सोशल मीडिया को लेके। हाँ, थोड़ा सा अभाव तो होगा, ये अभाव जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी की मशीनरी काफी इसमें सक्षम है, बहुत सालों से उन्होंने बनाई है। और शायद जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि शायद दूसरी पार्टियों की इतनी सक्षम ना हो, लेकिन प्रयास तो करना है। देखिए, लड़ना है। हम ये भी कह सकते हैं कि जमीन पे जो मशीनरी है हमारे पास कम है, लड़ना है। चुनाव आयोग का प्रयास ये होना चाहिए कि एकदम एक निष्पक्ष चुनाव हो और किसी का पक्ष ना लें। अगर किसी को अननेचुरल एडवांटेज हो रही है तो उसको बैलेंस आउट करना चुनाव आयोग को जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो आप भी लिखेंगे चुनाव आयोग को कि फंड्स कुछ दिए जाए पॉलिटिकल पार्टीज को? इस पे हमारी अभी तक चर्चा नहीं हुई है, बट आपने एक्चुअली, मुझे मालूम नहीं था ये कि उन्होंने लिखा है। उन्होंने मीडिया के थ्रू अपील की है, पर अच्छा। जैसे कि कहा जा रहा है ध्रुवीकरण बहुत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए नफरत के भाषण, हेट स्पीचेस। क्या आपको लगता है इस चुनाव आयोग ने कहा कि निगरानी रखेंगे, वो पर्याप्त होगा? आप महिला कार्ड खेल रही हैं, जाति और धर्म के भी कार्ड खेले जा रहे हैं। महिला कार्ड मत कहिए, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत ये मेरे दिल की बात है। अच्छा, ये फ्रैंकली मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन झेला है क्या पर्सनली, फैमिली? मतलब मैं कह रही हूँ कि बतौर एक लड़की अगर मैं पूछूं तो आपने डिस्क्रिमिनेशन फैमिली में, डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल? मेरी फैमिली में, फैमिली की जो मुखिया थी, महिला थी, इंदिरा जी, तो जब उनकी हत्या हुई तो मैं 12 साल की थी। तो मैंने एक ऐसा कैसे कह सकते, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी एकदम पूरे आदर से उनसे बात करते थे। कभी एक बार उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई इस महिला के सामने, जो हमारी परिवार की मुखिया थी, ठीक है। तो मैंने कभी ये एक्चुअली अपने परिवार में कभी ये नहीं मुझे महसूस किया गया, या मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं ये चीज नहीं कर सकती, या मैं लड़की हूँ इसलिए मैं घोड़ा नहीं चला सकती, या मैं बंदूक नहीं चला सकती, या मैं कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ बॉयज करते हैं मैं नहीं कर सकती। कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले तो मुखिया महिला थी। तो जो मेरे जो बचपन में ही ये सारी जो आइडियाज हैं दिमाग में आती हैं, तो बचपन में से ही मैंने देखा कि सबसे ज्यादा तो लोग घबरा रहे हैं महिला से। घर में वो गुस्सा चढ़ता था उनको तो सब ऐसे गायब हो जाते थे जैसे मतलब स्टाफ सब लोग। तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं महिला हूँ और पुरुष से कम हूँ, और मैं महिला हूँ इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज है जो कर नहीं सकती, या मैं महिला हूँ इसलिए मैं कम सक्षम हूँ, मुझ में कम शक्ति है, मुझ में कम काबिलियत है। ये मुझे कभी जिंदगी में नहीं महसूस हुआ। मुझे ये हमेशा महसूस हुआ है कि जितना पुरुष कर सकता है उतना मैं कर सकती हूँ, उससे ज्यादा भी कर सकती हूँ अगर जी। क्योंकि प्रियंका, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप बतौर महिला की बात कर रही हैं तो ये पहली बार है कि इस तरह का कार्ड खेला गया है।
पर अगर देखें तो ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा हावी रहती है। यूपी से भी ये स्टेटमेंट आया कि योगी जी का कि कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई जो है 80% जनता बनाम 20%। नहीं, ये लड़ाई किसी फीसदी और दूसरी फीसदी की नहीं लड़ाई है। ये लड़ाई है इस देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, नौजवानों को रोजगार देने की लड़ाई है, महिलाओं को सशक्त करने की लड़ाई है। चाहे वो महिला, चाहे वो नौजवान, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका हक है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उस पे, उसका हक है। तो ये कहना कि समाज के एक गुट का दूसरे गुट के खिलाफ लड़ाई है, नहीं, ये देश के लिए लड़ाई है, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई है। और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा नौजवान है, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके हक की लड़ाई है। आज मैं ऐसे ऐसे नौजवानों से मैंने बात की है यूपी में, जिन्होंने ITI पास किया है, MA लेके घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे नौजवान हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि जब वो जूम बंद हुआ मुझे रोना आया, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा। इस लड़के ने 6 सालों से इंतजार किया, इसने एक एग्जाम किया, भर्ती का एग्जाम दिया, पास हो गया, उसकी नियुक्ति नहीं हुई। फिर उसके का कोई कट ऑफ या कुछ था, उसका उन्होंने पहले कहा था कि 50% है या जो भी था, उसको एग्जाम देने के बाद बदल दिया। फिर उससे वो निकल गया, दोबारा एग्जाम दिया, तीसरी बार एग्जाम दिया। उसकी जिंदगी के 6-7 साल बर्बाद हो गए। वो बेचारा 27-28 साल का हो गया, सारे क्वालिफिकेशंस हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो इतना संघर्ष कर रही है अपने जीवन के लिए, दूर दूर जाती है, नौकरी चाहती हैं, सशक्त बनना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई के लिए पूरे परिवार से लड़के पढ़ाई करती हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उनके लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कुछ नहीं कर रही है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि समाज के कुछ अलग भाग हैं उनको लड़ाने की ये लड़ाई है, बिल्कुल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य की लड़ाई है। हम शहरों को अच्छा कैसे बनाएंगे, हम शिक्षा कैसे दिलवाएंगे, हम सेहत स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे मजबूत करेंगे, हम रोजगार कैसे दिलवाएंगे, यही तो लड़ाई है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भटकाने मत दीजिए, जो असली लड़ाई है उसे लड़िए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है प्रियंका कि अगर आप देखिए कि आप महिलाओं की बात करती हैं या आप रोजगार की बात करती हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव चल रहा है, ये लड़ाई भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी हो रही है, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है इसमें। कहा जा रहा है कि ये तो फिर आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वो गेम चेंजर है, कांग्रेस गेम चेंजर है। तो आप मेरा इंटरव्यू कांग्रेस नेताओं के लिए ले रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर कांग्रेस कहीं नहीं होती, भी प्लेयर है। आप भी चुनाव लड़ रही है प्रियंका, ठीक है, आप भी चुनाव लड़ रही है, पर अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें लग रहा है कि रियल चैलेंजर भाजपा के लिए सपा है और ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता चलेगा। तो सवाल क्या है? आपको लगता है कि कांग्रेस डेंट कर पाएगी? खाता, ये भी कहा जा रहा है कि खाता नहीं खोल पाएगी कांग्रेस। अब वो तो देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, तो जब नतीजा आएगा तब देखा जाएगा। जैसे मैंने कहा, हम लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पे लड़ेगी? सब सीटों पे लड़ रहे हैं, सब सीटों पे लड़ रहे हैं। हम देखिए, हमें अपने 40% महिलाएं भी ढूंढना है आपको। नहीं, ढूंढनी नहीं है। हर सीट में 3-3, 4-4 महिलाएं मुझे आवेदन पत्र देके जा रही हैं। कहा जा रहा है नेताओं की बहू बेटी एक ही फैमिली से जो है किसी तरह से टिकट मैनेज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। जब लिस्ट निकली नहीं है तो कैसे कह सकते हैं? कैसे हमारी लिस्ट में तो ऐसी महिलाएं हैं जिन पर अत्याचार हुआ है, जो खड़ा होना चाहती हैं अपने लिए, जो लड़ना चाहती हैं। हम कह रहे हैं हम मौका देंगे। आपके साथ अत्याचार किसी विधायक ने किया, आप विधायक बनो, सत्ता लो अपने हाथों में, ताकि आगे कोई ऐसा नहीं कर पाए। तो हम वो कह रहे हैं। तो हमें महिलाओं को ढूंढने में हमें कोई आपत्ति नहीं आ रही है। हमारे पास बहुत महिलाएं हैं और आप देखेंगे कि सक्षम महिलाएं। हाँ, कहीं जगह ये भी हो सकता है कि किसी की बेटी लड़ना चाहे या किसी की पत्नी लड़ना चाहे, इसमें क्या बुराई है? लड़ सकती है जी, सबको मौका मिलना चाहिए। राहुल, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होना चाहिए। और आप लड़ेंगी क्योंकि अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, योगी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जहां से पार्टी चाहे
आज चुनाव सारे लड़ा है। सवालों का अखिलेश भी- जवाब आज नहीं, कुछ सवालों का जवाब बाद में नहीं, भी। विधानसभा चुनाव तो सर पे है, तो मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि क्या प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? अभी तक हमने उस पर निर्णय ले लिया है, जब लेंगे तो मेरे ख्याल से ले लिया आपने निर्णय। 2024 में किस तरह से देखती है प्रियंका आप अपने आप को? क्योंकि देखिए, जो उत्तर प्रदेश में मैंने काम शुरू किया है, खासतौर से जो मैंने महिलाओं के लिए काम शुरू किया है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती जी, तो मेरे नज़रिए में मुझे ये काम कंप्लीट करना चाहिए और मैं लगी रहूंगी, उत्तर प्रदेश से कहीं नहीं जाऊंगी। बाकी मेरी पार्टी जहां भी मुझे चाहेगी कि मैं मदद करूं या मैं थोड़ा सा हाथ बटाऊं, तो जैसे मैंने हमेशा किया है मैं करती रहूंगी। और फ्रैंकली ये चीजें अल्टीमेटली पार्टी की लीडरशिप पर ही निर्भर होती हैं, जहां वो कहेंगे वहां मैं काम करूंगी। हालांकि ये सवाल मैंने पूछ लिया, पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, उसको उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे सीटों पे लड़ने के लिए, इसी लिए जैसे तैसे गठबंधन करना चाह रही थी पार्टी। मैं कहती हूँ कि कांग्रेस आज सबसे अच्छी स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस एक नई राजनीति बनाने की स्थिति में है। कांग्रेस एक सच्ची लड़ाई लड़ने की स्थिति में है। अगर हम इस स्थिति में इसे नहीं शुरू करते कि हमारा संगठन कमजोर था, कि 30 सालों से हम सत्ता में नहीं रहते, तो हम नई चीज नहीं कर पाते। तो मैं कहती हूँ कि जहां हम आज हैं वो एक्चुअली सबसे अच्छी स्थिति है एक नई लड़ाई, एक नई राजनीति और एक नए भविष्य को बनाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ऐसी जगह लड़ना पड़ रहा है जहाँ सबसे ज्यादा संघर्ष है, क्योंकि लड़की हूँ ना, लड़ सकती हूँ। बढ़िया, आप तो अपनी चुनावी प्रचार में पूरी सराबोर है प्रियंका। राहुल गांधी प्रचार करेंगे, क्योंकि अकेले आप ही वहाँ पे नजर आ रही हैं हर नहीं, जगह, बिल्कुल प्रचार मोर्चा करेंगे, संभालते हुए। बिल्कुल प्रचार करेंगे। मैंने उनके लिए एक प्रोग्राम भी बनाया है, आप देखेंगे। कुछ अगले हफ्ते में हम कुछ नई घोषणाएं भी करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। वो खास तौर से मैं चाहती हूँ कि भैया उसमें शामिल हों और उसका प्रचार करें, तो आप देखेंगे। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगी, जो कि पार्टी संगठन से है। सितंबर में चुनाव होने हैं, पार्टी के आंतरिक चुनाव होने हैं, और ये आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अब ये सवाल तो आप राहुल जी से पूछेंगे। नहीं, आपको पता जरूर होगा, राहुल गांधी क्या बतौर प्रेसिडेंट देखेंगे हम सितंबर के बाद कांग्रेस के? जो कांग्रेस का चुनाव है उसमें जो भी प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है वो खड़ा होगा, और एक पूरी तरह से कांग्रेस अध्यक्षा जी ने कहा है कि ये पूरा चुनाव एकदम कैसे कहते हैं कि फेयर चुनाव होगा, ओपन चुनाव होगा। जिसको लड़ना है लड़ेगा, और जो जीतेगा वही अध्यक्ष बनेगा। राहुल फाइनली मानेंगे? अगर लड़ेंगे और जीतेंगे तो बनेंगे अध्यक्ष। अगर लड़ेंगे मतलब अभी आप कन्विंस नहीं है कि वो लड़ेंगे? नहीं, मैं उनके, देखिए ये सवाल लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन ये तो उनके लिए सवाल है ना, मैं उसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? इसका जवाब तो वही देंगे। और प्रियंका अपनी सियासी मैराथन, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला मैराथन तो चल रहा है, पर अपनी सियासी मैराथन कहाँ तक देखती है? मैराथन वो रेस होती राष्ट्रीय है, स्तर पे कहाँ देखती है प्रियंका अपने आप को? मैराथन वो रेस होती है जो बहुत एक लंबी रेस होती है। उसके लिए स्टेमिना चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, और मैं समझती हूँ कि मेरी पार्टी में वो शक्ति भी है, वो स्टेमिना भी है, वो साहस भी है, और जीतेगी। गोल पोस्ट क्या है आपका? गोल पोस्ट बदलाव लाने का गोल पोस्ट है। गोल पोस्ट की एक ऐसी राजनीति हो जो सचमुच अब जनता की बात करे, कि ये जो नकारात्मक मुद्दे हैं उससे हटकर एक सकारात्मक राजनीति। बतौर यूपी सीएम देखती हैं आप अपने आप को 27 में? 27 में सोचा नहीं है। 24 में देखती हैं? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है फ्रैंकली। मैं अपने आप को ये नहीं, सपना ये नहीं देखती कि मैं सीएम बनूंगी, ये बनूंगी, वो बनूंगी। मैं ये जरूर रात को सोने से पहले ये जरूर सोचती हूँ कि आज मैं इस महिला से मिली थी, उसके साथ ये हुआ, किसी को कल उसको फोन करके पूछना चाहिए कि वो कैसी है, या कहीं किसी के घर में कल गई, कैसे हैं, उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, हमें कुछ मदद करनी चाहिए। ये मेरे सपने और मेरे क्या कहते हैं, मेरी चिंता रहती है।
तो शुक्रिया प्रियंका, आपने सभी सवालों का जवाब दिया हमसे जुड़ने के लिए। और प्रियंका का ये सबसे पहला इंटरव्यू था। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, कांग्रेस भी चुनावी समर में है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कुछ डेंट करने की भी कोशिश कर रही है और गेम चेंजर और किंग मेकर और लेट कमर के तमाम सवालों का जवाब भी देने की कोशिश कर रही है। आज तक और इंडिया टुडे पे प्रियंका का ये सबसे पहला इंटरव्यू।